हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं वो 15 सवाल जिनके इस बार एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि ये है हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के हमारी क्लास 10th की बुक में सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं, लेकिन इन 4 चैप्टर में से ऐसे घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं कि बच्चे मेहनत करने के बावजूद भी कई बार एक अच्छा स्कोर नहीं लेके आ पाते। तो इसी प्रोसेस को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं इन 15 क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा बार पिछले 10 साल के एग्जामिनेशंस में लैंग्वेज को बदल बदल के पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के साथ। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही एक प्यारा सा चैप्टर है। इस चैप्टर को सीखने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए हमें 2 चीजों की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। यदि किसी बच्चे को वैलेंसीज और पॉलीएटॉमिक आयन का एक अच्छा सा ज्ञान है, उसको याद है, तो वो इस चैप्टर को बहुत आसानी से काउंटर कर सकता है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कुल मिला के बेसिक रिएक्शंस है, बस इतना ही है। ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बशर्ते हमें वैलेंसीज और पॉलीएटॉमिक आयन्स अच्छे से याद हो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तो सबसे पहले यहां पे पूछा गया है कि व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। तो प्यारे बच्चों, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर जो है बच्चों, वो कैसा होता है? वो कलर होता है बच्चों ग्रीन कलर होता है, हरा रंग होता है। हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग? अगर आप इसे गर्म करेंगे तो ये कलर कैसे चेंज होगा? तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा, ये रिएक्शन अगर हम देखी जाए तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसको आसानी से समझाने के लिए मैं आपको 2 स्टेप के माध्यम से इसको समझाता हूं। तो सबसे पहले जब आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, FeSO4 हेप्टाहाइड्रेट, इसका कलर कैसा होता है बच्चों? ग्रीन कलर होता है। जब आप इसे गर्म करते हैं, इसे गर्म करने से क्या होता है बच्चों, जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है वो बदल जाता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट पे। किसमें बदल जाता है बच्चों? वो एनहाइड्रस हो जाता है। वो एनहाइड्रस क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर मौजूद जो वाटर ऑफ क्रिस्टल है वो भाई साहब गैस बनके उड़ जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर है वो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में बदल गया, जो कि क्या होता है बच्चों, कलरलेस होता है। अब स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे कि यहां पे जो हमें एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिला है, कौन सा फेरस सल्फेट बच्चों? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जो कि कलरलेस है, उसको हम थोड़ा सा स्ट्रांगली हीट करेंगे। जब हम इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये टूट के बदलता है फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसी गैसों में। यहां से हमें एक ऑब्जर्वेशन और देखने को मिलता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड है उनमें बर्निंग सल्फर स्मेल होती है। तो ये शब्द अच्छे से याद रखिएगा बच्चों को। क्या बोला मैंने कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर बर्निंग सल्फर स्मेल आती है। अब ये बर्निंग सल्फर स्मेल क्या होती है? आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि पटाखों को जलाने के बाद एक स्मेल आती है। उस स्मेल से पहचाना जा सकता है कि थोड़ी देर पहले यहां पर पटाखे चलाए गए थे। तो पटाखों के बारूद में बच्चों सल्फर होता है। तो वो जब सल्फर जलता है तो उसके जलने से सेम यही गैसेस रिलीज होती हैं और यही स्मेल बर्निंग सल्फर स्मेल के नाम से जानी जाती है। और जो फेरिक ऑक्साइड है बच्चों, उसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा रंग होता है बच्चों? रेडिश ब्राउन कलर का यहां पे फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि हाउ डज द कलर चेंज आफ्टर द हीटिंग, तो हम कहेंगे द ग्रीन कलर ऑफ क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट टर्न्स इनटू कलरलेस। आफ्टर स्ट्रांगली हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू रेडिश ब्राउन एंड द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज आल्सो ऑब्जर्व्ड। एंड दिस इज द रिएक्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अब काउंटर कर पाएंगे। चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में पूछा गया है बच्चों कि ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस इज फॉर्म। तो बच्चों यहां पर आधे से ज्यादा सवाल तो हमें बता ही दिया कि कॉपर नाइट्रेट को गर्म करने से क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, दिस रिएक्शन इज वेरी सिमिलर टू द डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, जो कि चैप्टर में एज इट इज दिया हुआ है। तो ये भी कुछ वैसे वैसे ही सी रिएक्शन है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, जब आप कॉपर नाइट्रेट, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट पे -1 का चार्ज, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला ये बन जाता है। तो कॉपर नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हैं तो इसके गर्म करने से बच्चों क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है और एक गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
जिसका रंग कैसा होता है बच्चों, याद रखने का है, ब्राउन कलर की गैस होती है बच्चों, भूरे रंग की गैस, और साथ में निकलती है ऑक्सीजन। लेट मी बैलेंस दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन यहां पर बैलेंस भी हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो गैसेस निकल रही हैं और कॉपर ऑक्साइड जो है बच्चों वो क्या होता है, सॉलिड होता है, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। सो दीज आर आवर ऑब्जर्वेशंस विद द रिएक्शन। तो सबसे पहले पूछा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके 3 प्रोडक्ट बना रहा है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इस डीकंपोजिशन रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हमने हीट का यूज किया है, तो इसे हम कहेंगे कौन सा डीकंपोजिशन बच्चों, थर्मल डीकंपोजिशन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बच्चों, ये हो गया है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक शानदार सा एग्जांपल। फिर पूछा गया है कि रिएक्शन वगैरह लिख दो, तो रिएक्शंस तो मैंने पहले ही लिख दी है, राइट। तो इस तरीके से इस सवाल को भी आप आसानी से काउंटर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन और रिएक्शंस दोनों पूछी गई हैं। तो देखिए क्या पूछा गया है कि क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में खुला छोड़ दिया जाता है। तो वेरी सिंपल, ये फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन का एग्जांपल है बच्चों। जब हम सिल्वर क्लोराइड को, जो कि सॉलिड होता है बच्चों, कैसे रंग का सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, क्रिस्टल होता है, जब आप इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं तो ये टूट करके सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस को इवॉल्व करता है। लेट मी बैलेंस दिस रिएक्शन। तो ये यहां पे बैलेंस हो गई है। तो जो सिल्वर का कलर एनसीईआरटी में बताया हुआ है वो कौन सा कलर बताया हुआ है बच्चों, ग्रे कलर। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या हो गया कि द व्हाइट कलर ऑफ क्रिस्टल टर्न्स इनटू ग्रे, और दिस इज द रिएक्शन। सिमिलरली यहां पे पूछा हुआ है कि कॉपर पाउडर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो कॉपर मेटल को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बच्चों गर्म करते हैं तो इससे ब्लैक कलर का क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो कॉपर जो है बच्चों, कॉपर का रंग कैसा होता है, शाइनी ब्राउन। कौन सा कलर होता है, याद रखिएगा बच्चों, तांबे का रंग कैसा होता है, शाइनी ब्राउन। तो इसका रंग होता है शाइनी ब्राउन, और इसका शाइनी ब्राउन कलर जो है वो बदल जाता है ब्लैक कलर में, राइट। और फिर पूछा गया है कि ए पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पर क्या होती है, यहां पे होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव व्हेन डिसॉल्व्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो इसका जो नीला नीला रंग है बच्चों, ब्लू ब्लू कलर जो है वो बदल जाता है इसमें बच्चों, कलरलेस। किसमें बदल जाता है बच्चों, कलरलेस। क्योंकि यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, यहां पे फॉर्मेशन होता है जिंक सल्फेट का। सो लेट मी राइट द रिएक्शन। तो यहां पे बनेगा जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर, मेटलिक कॉपर जो है वो नीचे बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब के बॉटम में। अब पूछा गया है कि केमिकल इक्वेशन लिखिए हर एक चीज की, तो हमने रिएक्शन लिख दी है। ऑब्जर्वेशंस बताइए, तो हम हर एक में ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बताना होगा, व्हाइट टर्न्स इनटू ग्रे, शाइनी ब्राउन्स टर्न इनटू ब्लैक, एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स इनटू कलरलेस, राइट। तो जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है बच्चों, इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलर लेस होता है, राइट। तो इस तरीके से ये 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं हमारे 1 नंबर चैप्टर से। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर 2 की, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में से वो कौन कौन से सवाल हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल बच्चों यहां पे पूछा गया है, बिल्कुल सही, एलैबोरेट द क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। और इसी के बारे में पूछा गया है कि इसका यूज बताइए, इसमें से जो गैसेस बनती है, जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में NaOH बनाया जाता है, यानी कास्टिक सोडा बनाया जाता है, और इसको बनाने के लिए हम नमक का पानी यानी कि ब्राइन काम में लेते हैं, उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो कैसे करवाते हैं, तो उस चीज के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पे हमें क्या करवाना पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पे 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज लगाते हैं, पॉजिटिव, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज लगाते हैं, नेगेटिव। अब क्या होगा, यहां पे आपको भर देना होगा नमक का पानी, यानी कि NaCl प्लस H2O। अब प्यारे बच्चों, नमक का पानी यानी आपने पानी में नमक डाला। अब नमक जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है,
और आयोडिक कंपाउंड जो है वो पानी में जाते ही अपने कंपोनेंट कैटायंस और एनाइंस में क्या हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो NaCl टूट करके यहां पे क्या बनाता है बच्चों, Na+ और क्लोराइड आयन बनाता है। सिमिलरली तोड़ने वाला खुद भी टूट जाता है, किसमें टूट जाता है बच्चों, H+ और OH- में। यानी नमक के पानी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो बच्चों ये और कुछ ही नहीं, बहुत सारे आयंस का एक सॉल्यूशन है। इसमें देखिए कितने आयंस होते हैं, 4 टाइप ऑफ आयंस होते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि Na+ जिसमें प्लस का चार्ज है, ये किस तरफ भागने की कोशिश करेगा, ये उस तरफ भागने की कोशिश करेगा जो कि इसका नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इधर की तरफ भागेगा। सिमिलरली H+ भी कोशिश करेगा कि भैया मैं भी कौन से इलेक्ट्रोड पे चले जाऊं, जिस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये किसी DC वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। इतना तो समझ गए। अब देखिए होता क्या है कि Na+ और H+ ये दोनों किस तरफ जाना चाहते हैं, इस तरफ जाना चाहते हैं। क्या करने जाना चाहते हैं कि भैया ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करना यानी क्या करना चाहते हैं बच्चों, रिड्यूस होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन के गेन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, यानी ये रिड्यूस होना चाहते हैं। और इलेक्ट्रोड जिस पे रिडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कैथोड के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, एनोड के नाम से जानते हैं। यूजुअली कुछ ऐसा होता है कि बच्चे ज्यादातर याद कर लेते हैं कि साहब पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड होता है, नेगेटिव चार्ज वाला कैथोड होता है, लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है। इलेक्ट्रोड जिस पे की रिडक्शन हो उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड, और इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन हो उसे हम क्या कहते हैं, एनोड। खैर अब चीज एक है और इसको चाहते 2 जने हैं, तो इनमें जीतेगा वही जो ताकतवर है। अब इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत जिसकी ज्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शिद्दत के साथ चाहता है, इलेक्ट्रॉन उसे ही मिलेगा। और इस केस में यहां पर हाइड्रोजन बाजी मार लेता है और हाइड्रोजन चला जाता है और सोडियम यहां पे नहीं जा पाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में H यहां पे गया भागा भागा। अब H+ जा करके क्या करेगा, H+ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन ले करके किसमें बदलेगा बच्चों, H के एटम में। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि H का एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो हमें इसका H2 का मॉलिक्यूल बनाना होगा। बैलेंस करने के लिए मैं यहां पे इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि जो कैथोड है वहां से कौन सी गैस निकलेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सिमिलरली कैनोड पे जाने के लिए अब कॉम्पिटिशन किन किन के बीच में होने वाला है बच्चों, अब यहां पे कंपटीशन होने वाला है क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में। तो देखिए यहां से क्लोरीन माइनस और यहां से OH-, ये दोनों इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीतेगा वही जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, तो भैया वो किसका ज्यादा है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन यहां पे जाकर के ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर के कौन सी गैस बनाएगा बच्चों, क्लोरीन गैस बनाएगा। तो मैं लिख देता हूं कि Cl- यानी कि क्लोराइड आयन गोज टू एनोड और अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके ये किस में बदल जाता है बच्चों, क्लोरीन गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, क्लोरीन गैस में बदल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, और कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। एम आई क्लियर। अब इस रिएक्शन को कंप्लीटली लिख देते हैं कि यहां पे हमने करवाया क्या है। तो यहां पे हमने नमक लिया और पानी लिया और उनका क्या करवाया बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इनके इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने से यहां पर 2 गैसेस निकली हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बनानी है वो यहां सॉल्यूशन में बनेगी। अब यहां पे क्या बचा है बच्चों, सोडियम प्लस और OH-। अब देखिए सोडियम प्लस, इस पे प्लस का चार्ज है, इस पे माइनस का चार्ज है, तो ये आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, NaOH, यानी कि कास्टिक सोडा। तो प्यारे बच्चों ये कास्टिक सोडा को बनाने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि यहां पर एक एल्कली का तो फॉर्मेशन हो ही रहा है, साथ साथ में कौन सी गैस निकल रही है बच्चों, क्लोरीन गैस निकल रही है। अब क्या बताया है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो यहां पे कास्टिक सोडा भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन भी इंपॉर्टेंट है और क्लोराइन भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, इनके एक एक यूज बताइए। अब कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है सोप की मैन्युफैक्चरिंग में, यानी साबुन बनाने के काम में लिया जाता है। हाइड्रोजन गैस ये आज के युग में सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल है। किसी भी रॉकेट को ऊपर भेजना हो तो उसमें हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल काम में लिया जाता है। उसके अलावा इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम में लिया जाता है, इसको मेटलर्जी में काम में लिया जाता है, तो इसके बहुत यूज है। क्लोरीन, क्लोरीन एक बहुत ही जहरीली और पॉइजनस गैस होती है।
पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जो स्विमिंग पूल का पानी है गंदा गंदा, उस पानी को साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन का यूज किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। ये बहुत ही पंजेंट स्मेल वाली गैस होती है। तो खैर, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें पूछा गया है कि क्या हो रहा है। तो आप देखिए यहां पर लेड नाइट्रेट को बच्चों क्या किया जा रहा है? लेड नाइट्रेट को गर्म किया जा रहा है। तो याद करिए बच्चों, लेड नाइट्रेट को गर्म करने से क्या होता है? लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कौन सी गैस बच्चों? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, राइट। और जो ब्राउन कलर है वो किसका होता है बच्चों? NO2 का। सो द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द सोर्स सब्सटेंसेस सच एज लेमन जूस आर इफेक्टिव टू क्लीन द टर्निश्ड कॉपर वेसल्स। तो जो कॉपर वेसल्स जो टर्निश्ड हो चुके हैं उनको साफ करने के लिए लेमन का जूस क्यों इस्तेमाल में लिया जाता है? तो बच्चों सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कॉपर का टर्निशिंग होता कैसे है। तो कॉपर जो है बच्चों वो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन दोनों के साथ रिएक्शन करके ये बदल जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट में। किसमें बदल जाता है बच्चों? बेसिक कॉपर कार्बोनेट में, जो कि दिखने में कैसे रंग का होता है बच्चों? ग्रीन कलर का होता है। चूंकि ये बेसिक है, चूंकि इसका नेचर कैसा है? बेसिक है, क्योंकि आप देखिए यहां पे हाइड्रोक्साइड दिख रहा है आपको, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड का नेचर आप जानते ही हैं। तो चूंकि ये बेसिक है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको एक ऐसे सोल्ट में बदलने के लिए जो पानी में घुल सके, हमें किसी एसिड की जरूरत है। अब घर में आसानी से मिलने वाला एसिड कौन सा है बच्चों? लेमन, यानी कि सिट्रिक एसिड। तो ये सिट्रिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्शन करके कॉपर सिट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर सिट्रेट, जो कि वाटर में क्या है? सॉल्युबल है, जिसकी वजह से जो टर्निश्ड कॉपर है वो एकदम साफ सुथरा, चिकना और शाइनी सरफेस में वापस बदल जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, चारों चैप्टरों में सबसे ज्यादा वेटेज मार्क्स वाइज अगर देखें तो वो हमारे कौन से चैप्टर का है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहला, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। बच्चों, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, तो हमें यहां पर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच का डिफरेंस बताना होगा। तो बच्चों, रोस्टिंग किसके लिए की जाती है? इट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड्स। विच थिंग्स बच्चों? मेटल सल्फाइड्स को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो वो किसमें बदल जाते हैं बच्चों? मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, अदरवाइज ट्राइऑक्साइड। कैल्सिनेशन जो है बच्चों वो मेटल कार्बोनेट्स के लिए यूज किया जाता है। मेटल कार्बोनेट्स को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में या अब्सेंस ऑफ एयर में इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। इसको गर्म करने से ये मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब इसी से ही आप बाकी के डिफरेंस जो है वो ड्राइव कर सकते हो। कैसे? कि जैसे यहां पर आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि इसमें मेटल सल्फाइड्स को यूज किया जाता है, कैल्सिनेशन में मेटल कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स में बदला जाता है। दूसरा डिफरेंस होगा कि इसमें बाई प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड निकलती है, इसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसमें हवा की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, इसमें हवा की लिमिटेड सप्लाई या अब्सेंस में गर्म किया जाता है। तो इस तरीके से इनके डिफरेंस बता सकते हैं कि विच ऑफ दीज प्रोसेस इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर्स के लिए ही ये क्यों यूज की जाती है? तो आप देख सकते हैं बच्चों कि सल्फर को मेटल से डायरेक्ट अलग करना बहुत ही मुश्किल है। इट रिक्वायर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाई हियर ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड। एम आई क्लियर? एंड दैट इज व्हाई मेटल सल्फाइड ओर्स के लिए कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है बच्चों? रोस्टिंग की प्रोसेस यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स, रेलवे लाइंस। तो बच्चों यहां पे थर्मिट रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। कौन सी रिएक्शन बच्चों? थर्मिट रिएक्शन के बारे में यहां पे आपसे पूछा गया है। तो थर्मिट रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं बच्चों? यहां पर देखिए आपको क्या काम में लेना होता है? एल्यूमिनियम का पाउडर और फेरिक ऑक्साइड का पाउडर, इन दोनों पाउडर का हमें मिक्सचर लेना होता है, जिसे हम थर्मिट पाउडर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसको हम जानते हैं थर्मेट पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए आपको इग्नाइट करवाना होता है।
अब इग्नाइट क्यों करवाना होता है? क्योंकि ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। अब सॉलिड स्टेट में तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, तो हमें इसको इग्नाइट करवाने के लिए मैग्नीशियम को जलाना होता है और इस पाउडर के अंदर डाल देना होता है। इससे क्या होता है कि एल्यूमिनियम पिघल के हाथों हाथ किसको डिस्प्लेस करता है बच्चों? आयरन को डिस्प्लेस करता है। अब ये रिएक्शन जो है वो इतनी एक्सोथर्मिक होती है, इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि एक आयरन जैसा एलिमेंट भी यहां पे सॉलिड स्टेट में नहीं बच्चों, बल्कि कौन सी स्टेट में निकलता है? लिक्विड स्टेट में। तो इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा बच्चों? कि यहां पे आयरन जो है वो कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट, यानी कि मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन होता है। अब ये मोल्टन आयरन जो है वो रेलवे ट्रैक्स के बीच का जो गैप है या जो क्रैक आया है उस क्रैक को भर देगा और उसके बाद में रेलगाड़ी चुक 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 चलती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिस्ट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। प्यारे बच्चों, यह सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आयोनिक कंपाउंड के 3 या 4 या जितने भी कैरेक्टर आप याद कर सकते हो कर लीजिए। इस साल का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो एक प्रॉपर्टी तो यहीं पे बता दी सवाल में ही। चलिए, तो आयोनिक कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज। तो आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों? सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, इनका मेल्टिंग पॉइंट ले लो चाहे इनका बॉइलिंग पॉइंट ले लो, ये दोनों ही इनके बहुत ज्यादा क्या होते हैं? हाई। और हाई होने का कारण क्या है? क्योंकि इनके सभी एनायंस और कैटायंस आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। तीसरी बात की जाए तो बच्चों ये इनका नेचर जो है वो ब्रीटल होता है। कौन सा नेचर होता है बच्चों? ब्रीटल, यानी कि क्रिस्टल गिरते ही टुकड़ों में टूट जाता है। ये किसी कोवलेंट कंपाउंड की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि आप इसे मोड़ सकें, राइट? ये टूट जाता है, तो ब्रीटल नेचर का होता है। फिर इसने पूछा है कि व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो बच्चों सॉलिड स्टेट में आयंस जो हैं, कैटायंस हो या एनायंस हो, वो मूव नहीं कर सकते, और जब तक वो मूव नहीं करेंगे तो वो चार्ज को कैरी कैसे करेंगे? और चार्ज को कैरी नहीं करेंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। तो हमारा यहां पर जवाब होगा कि इन सॉलिड स्टेट आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट हैव एनी फ्री और मोटाइल आयंस, राइट? बिकॉज दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड विथ ईच अदर एंड दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर मीन पोजिशन। दैट इज वाई द आयोनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों तो चलिए इसके सवालों को कर लिया जाए। बोथ सोप एंड डिटर्जेंट्स आर सम नहीं सेम टाइप ऑफ सोल्ट्स। ये दोनों एक ही तरीके के सोल्ट्स होते हैं, दोनों का काम भी एक ही है। पूछा गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सोप जो है बच्चों वो क्या होता है कि जो लंबे लंबे फैटी एसिड्स हैं उनके सोडियम साल्ट होते हैं, यानी लंबे लंबे फैटी एसिड जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका सोडियम साल्ट होता है। जबकि डिटर्जेंट्स जो है वो क्या है कि वो सल्फोनिक एसिड के सोल्ट होते हैं। किसके सोल्ट होते हैं? सल्फोनिक एसिड के सोडियम सोल्ट्स होते हैं, राइट? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। डिस्क्राइब इन द ब्रीफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो बच्चों इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें पूरे मिसेल फॉर्मेशन की चर्चा करनी पड़ेगी। Why do soaps do not form lather? Lather यानी कि झाग in the hard water। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हार्ड वाटर में क्या होते हैं बच्चों? मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, जो कि सोप के साथ रिएक्शन करके एक इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बनाते हैं, जिनका वो क्या बोला जाता है बच्चों? स्कम बोला जाता है, जिसकी वजह से साबुन जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो इस वजह से साबुन जो है वो इफेक्टिवली लेदर प्रोड्यूस नहीं कर सकती। कौन से पानी में? हार्ड वाटर में। List any one problem that arise due to the use of detergents instead of soap। तो डिटर्जेंट को यूज करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो वही प्रॉब्लम हो सकती है जो दिल्ली की यमुना नदी में होती है, यानी कि झाग ही झाग। मजाक कर रहा हूं बच्चों। डिटर्जेंट्स जो है बच्चों वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब हुआ कि ये कंपाउंड्स डीकंपोज नहीं होते हैं। साबुन जो है वो डीकंपोज हो जाती है नेचुरली, और जो चीज डीकंपोज हो जाएगी वो कभी भी पॉल्यूशन नहीं फैलाएगी, लेकिन जो चीज डीकंपोज नहीं होती है वो बच्चों पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो यहां पर हमें मैन जो बातें हैं वो एक बार वापस डिस्क्राइब कर देता हूं कि सोप और डिटर्जेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताना होगा। क्लीनिंग एक्शन के लिए आपको मिसेल फॉर्मेशन
कि पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना होगा कि साबुन जो होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जो है वो पानी से जुड़ेगा, हाइड्रोफोबिक जो है वो ऑयली डर्ट के साथ जुड़ेगा, चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, मिसेल बना लेगा, बस। राइट, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल। इथेनॉल बच्चों, इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH, जब इसे गर्म किया जाता है बच्चों, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने की बात हो रही है? 443 केल्विन पे जब इसे गर्म किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है बच्चों, वो कैसे एक्ट करता है? वो एक्ट करता है एज ए डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। याद रखिएगा बच्चों, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब वो हॉट हो तब वो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है, यानी कि एक वाटर के मॉलिक्यूल को खींच लेगा। तो आप देख सकते हैं यहां से ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये निकलेगा, और जो बीटा कार्बन का जो बीटा हाइड्रोजन है वो यहां से निकल जाएगा। तो इससे यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि यहां पर एथीन बनेगी। राइट, स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो मैंने आपको बता दिया ये कैसे वर्क करता है। इट वर्क एज ए डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। ठीक है, इन दिस रिएक्शन राइट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो आप इस तरीके से रिएक्शन को लिख सकते हैं आसानी से। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ एंड C4-। क्या रीजन है बच्चों? तो इसका जवाब क्या देंगे कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4+ बिकॉज टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो C4+ कब बनेगा? जब कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी देनी होगी। अब इतनी एनर्जी जो है वो यूजुअली केमिकल रिएक्शंस में अवेलेबल नहीं होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि द फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज वेरी हाई, ऐसे लिख सकते हो। या ये लिख सकते हो कि टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंसी शेल ऑफ द कार्बन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हिच इज जनरली नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। सिमिलरली कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4-। तो क्यों? तो एक बात बताइए, कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 6। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। अब चूंकि कार्बन की एटॉमिक साइज बहुत छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसकी बाहर वाली यानी सेकंड शेल में, जो कि छोटी सी है, तो क्या होगा? उनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगे। अब उसको संभालने के लिए प्रोटॉन को क्या करके रखना होगा? उसको पकड़ के खींच के रखना होगा, और वो रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 6। तो इस चीज का आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे कि 6 प्रोटॉन ऑफ कार्बन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज व्हाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4- बट फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड। अब सीधी सी बात है, ना ये इलेक्ट्रॉन दे सकता ना ये इलेक्ट्रॉन ले सकता, तो आयोनिक कंपाउंड तो बना नहीं सकता। तो अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर करके। राइट, मजबूरी है भैया शेयर करना इसकी। आल्सो स्टेट रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कोवलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। अब जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, आयंस बनेंगे नहीं, तो पुअर कंडक्टर ही हुआ ना। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड्स generally do not forms ions, and which ions? Motile ions या free ions, and does not possess any free electrons. That is why the covalent compounds are poor or bad conductor of electricity, have low melting and boiling point. Very important बच्चों, let me tell you why it is important. इसका जवाब होगा, इसके अंदर weak intermolecular forces होते हैं। कौन से फोर्सेस होते हैं बच्चों? वीक इंटरमोलिकुलर, यानी कि वांडर वाल फोर्स जो है वो क्या होते हैं? कमजोर। कई बार बच्चे ऐसे लिखाते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड कमजोर होता है। नहीं, कोवलेंट बॉन्ड कमजोर नहीं होता है। जो कोवलेंट कंपाउंड बना है, जो मॉलिक्यूल बना है, उस मॉलिक्यूल और उसके दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, वांडर वाल फोर्स है, वो वीक होता है, जिसकी वजह से कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों वो कम होता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 13th क्वेश्चंस की। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स। हालांकि बहुत आसान है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों वो क्या होता है? CH4। और प्रोपेन की बात करें तो CH3 CH2 CH3। राइट, तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर बना दी। अगर फॉर्मूला बनाना हो तो कितने कार्बन है बच्चों? यहाँ पे 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हो गए आप काउंट कर लीजिए। 3 + 2 5, 5 + 3 8। सो C3H8 इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गए। हालांकि बहुत आसान सवाल है लेकिन काफी बार पूछा गया है। वेल, बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की
कि कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सवाल जो मैंने पहले अभी एक्सप्लेन किया था उसी को एक दूसरे अंदाज से पूछा गया। तो हमें पता है कि कार्बन के कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड्स से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बच्चों, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो मैंने आपको अभी बताया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विथ एथेनोइक एसिड, याद करिएगा बच्चों, एथेनॉल रिएक्ट विथ एथेनोइक एसिड यानी कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ए सब्सटेंस विथ फ्रूटी स्मेल यानी कि एस्टर इज प्रोड्यूस्ड। और कौन सा एस्टर प्रोड्यूस होता है वो हम यहां पे रिएक्शन बना करके इसको लिखेंगे। स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड्स टू विच फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स बिलोंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा एस्टर। इन कंपाउंड्स का नाम होता है, ये एक्चुअली एक फंक्शनल ग्रुप है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड राइट द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहां पे रिएक्शन लिखनी है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जब हम CH3CH2OH यानी कि एथेनॉल की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन बच्चों, एथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एथेनोइक एसिड के साथ करवाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है। थोड़ा सा गरम भी करना रहता है। तो होता कुछ यूं है कि यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH- ग्रुप जो है वो निकल जाते हैं, क्या बनके बच्चों, वाटर बनके। और ऑक्सीजन जो है वो अब कार्बन के साथ, ये वाला ऑक्सीजन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या बनेगा, CH3CH2O। अब ये O किसके साथ कनेक्ट होगा, इस वाले कार्बन के साथ। तो ये कार्बोनिल है ऑलरेडी कनेक्टेड विद CH3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया बच्चों, इसका ये क्या हो गया बच्चों, एस्टर, राइट। और इसका IUPAC नेम हमारी बुक NCERT में भी दिया हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, एक मिनट, इसका नाम बताने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बता देता हूं। एस्टर का जो नोमेनक्लेचर है उसके लिए हम यूज करते हैं एल्किल एल्केनोइड। कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चों, एल्किल एल्केनोइड। अब एल्किल एल्केनोइड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप देखिएगा यहां पर ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा हो गया बच्चों, एल्किल। और ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा हो गया, एल्केनोइड यानी इथाइल एथेनोइड। तो इसका IUPAC नेम जो है वो क्या हो गया बच्चों, इथाइल एथेनोइड। सो इन दिस मैनर बच्चों आपके सामने मैं आज 15 सवाल लेके आया, जो कि केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट 15 सवाल हैं, जो कि पिछले CBSE के एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे गए हैं। और जो चीज बार बार पूछी जाती है उनके वापस रिपीट होने की संभावनाएं भी सबसे ज्यादा होती है। इनमें से कई सवाल तो ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों में 6 से 7 बार पूछ लिए गए हैं। तो आप देखिए कितना रिपीटिशन हो रहा है इन पेपर्स में। तो बच्चों ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अपनी तैयारी को एकदम अच्छी तरीके से करिए, हर सवाल को सॉल्व करिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, हर एक क्वेश्चंस को काउंटर करते हुए। तो आई होप all the best for your preparation, and in the last, thank you for watching this video. यदि आपका कोई डाउट है, जिस टॉपिक के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।